Hello, my dear students and learner. Today we are going to start chapter 2nd of Statics for Economics, and the name of the chapter is the collection of data. So, as I already told you about the statics in plural sense, it means that हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो किसी एक पर्सन का नहीं करते, हम काफ़ी सारे लोगों का मिलके डाटा जो कलेक्ट करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस, है ना। तो स्टैटिक्स क्या है, प्लूरल नाउन है। इस हिसाब से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। सो नाउ स्टैटिक मीन्स डाटा, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक का मतलब ही डाटा होता है, ठीक, या फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड करते हैं जिससे, है ना। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है, कुछ डाटा या कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिससे हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट चैप्टर है हमारा वो किस पे फोकस करता है, कलेक्शन ऑफ डाटा पे, कि डाटा को हम किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के दो प्रकार के सोर्सेस हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ डाटा एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा। कहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड हैं डाटा कलेक्ट करने के। सो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डाटा क्यों कलेक्ट करना है। For a student of economics, the purpose of collection of data is to understand and analyze and explain a socio-economic problem। देखिए ऐसा है, हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, हमारा पर्पस जो है डाटा अलग करने का ये है कि हम उसको एनालाइज करेंगे डाटा कलेक्ट करने के बाद, है ना, और एक्सप्लेन करेंगे उसका सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। While analyzing the problem, we also try to understand the cause behind the problem as the possible solution। देखिए हम यहाँ पे स्टैटिक्स का जो यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो यहाँ पर ये यूज़ है कि जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उस सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। जैसे कि हमने डाटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डाटा कलेक्ट किया या एम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेटेड कोई डाटा कलेक्ट किया, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम उसको एनालाइज करेंगे, है ना, और कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे, मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीज़न है बिहाइंड दिस पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और पॉसिबल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक। तो द एंटायर एक्सरसाइज नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट दैट इज कॉल्ड डाटा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल सपोर्ट तो चाहिए और फैक्ट चाहिए, न्यूमेरिकल फैक्ट जो हम सोसाइटी से कलेक्ट करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल फैक्ट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डाटा कहेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अगला टॉपिक है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डाटा कलेक्ट करने के दो सोर्सेज हैं। पहले सोर्स का नाम है प्राइमरी सोर्स और दूसरे सोर्स का नाम है सेकेंडरी सोर्स, ठीक। तो पहले बात करेंगे हम बच्चों प्राइमरी सोर्स के बारे में। You want to know about the quality of life of people in your town. You may like to ascertain the quality of life in terms of per capita income of different household in your town. You decide to collect the basic data yourself through the statistical survey, of course, with the help of the investigator or field worker। देखिए यहाँ पे हम प्राइमरी डाटा की बात करें। अब एक सपोज एक एग्जांपल लीजिए, आपको अपने टाउन में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता करना है कि उनके जीवन का स्तर कैसा है रहने का। तो इसके लिए आपको उनका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, डिफरेंट हाउस होल्ड यानी कि हर घर में कितना खर्चा होता है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, या तो खुद डाटा कलेक्ट करोगे। कैसे आप डाटा कलेक्ट करोगे, आप सर्वे कंडक्ट करोगे, ठीक है, और सर्वे कंडक्ट करके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर कर सकते हो या फील्ड वर्कर को हायर कर सकते हो जो आपकी जगह पर डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है।
सो इस प्रकार से जब आप सर्वे के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, खुद करते हो या किसी फील्ड इन्वेस्टिगेशन से करवाते हो, इन्वेस्टिगेटर से करवाते हो या फील्ड वर्कर से करवाते हो आप, तो आप जिस प्रकार से डाटा कलेक्ट कर रहे हो या जिस प्रकार के डाटा पे आप डिपेंड कर रहे हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है कि ये वो डाटा होता है जो डायरेक्ट हम ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं, जो हम सोर्स से कलेक्ट करते हैं। ये जो डाटा होता है हमें वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो इसके सोर्स से ही करते हैं। तो आप और आपकी टीम, इन्वेस्टिगेटर की टीम है ना, ये आर कॉन्ट्रैक्टिंग द रिस्पॉन्डर and obtaining the desired quantitative information on the per capita expenditure of different household of your town। तो आप और आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो पर्टिकुलर आपके टाउन के हर घर पर जाके सर्वे का फॉर्म क्या करवाएगी, फिल करवाएगी सबसे, ठीक है, ताकि वो पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में सबसे डायरेक्ट डाटा क्या कर पाए, कलेक्ट कर पाए। तो प्राइमरी डाटा बच्चों वो होता है जो हम डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं, जो ओरिजिन डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा होता है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट जाके रिस्पॉन्डर से कलेक्ट करते हैं। ओके, तो दैट इज़ द प्राइमरी डाटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी डाटा कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। Secondary source of collection of data implies obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that information. To continue with the previous example, data relating to the quality of life of people of your town you may have already collected by the state government. You can simply approach the concerned government department and request it for the डिज़ायर इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा के बारे में कि सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो जो सेकेंडरी डाटा है उसको किसी मतलब मान के चलिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी और ने पहले से ही कलेक्ट करके रखी हुई है, तो उस इन्फॉर्मेशन को जाके अगर हम कहीं दूसरे पर्सन से लेते हैं जिसने उसे पहले से ही कलेक्ट किया है, उसको हम कहते हैं स्टैटिकल डाटा। जैसे मान के चलिए प्रीवियस हम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि प्रीवियस एग्जाम्पल में आपके शहर में गवर्नमेंट ने क्वालिटी ऑफ लाइफ पता करने के लिए लोगों की पहले से ही सर्वे कंडक्ट करवाया था, जिसमें लोगों की पर कैपिटा इनकम के बारे में गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट किया था। अब आपको पर कैपिटा इनकम का डाटा चाहिए तो आपको खुद कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट ने पहले से ही कलेक्ट किया है। तो आप पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो कि वो डाटा आपको वहाँ से दे दें। तो इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति ने पहले वो डाटा कलेक्ट किया था या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो डाटा पहले कलेक्ट किया था, उस कलेक्ट डाटा को जब हम लेते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंड हैंड डाटा होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जब हम किसी इंस्टीट्यूशन से डाटा लेते हैं जिसने पहले वो डाटा कलेक्ट किया होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। और जब डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं तो वो होता है आपका प्राइमरी डाटा। ओके टू यू, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का विद डेफिनेशन। तो हम इसको भी देखते हैं कि प्राइमरी डाटा, primary source of collecting the data offer you primary data and secondary source offer you secondary data। जब हम प्राइमरी सोर्स से डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी डाटा होता है, यानी कि जिस जिस व्यक्ति का डाटा हमें कलेक्ट करना है उससे हम डायरेक्टली अगर कलेक्ट करते हैं, जिस फील्ड से हमें डाटा कलेक्ट करना है उससे हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है। और जब हम दूसरे सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने गवर्नमेंट से डाटा कलेक्ट किया था अपने टाउन के लोगों, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही सर्वे ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो जो डाटा कलेक्शन होता है इन्वेस्टिगेटर वाला, वो अपने पर्पज़ के लिए अलग होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। अगर प्राइमरी डाटा की मैं बात करूँ तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा का क्या मतलब है कि वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट होता है अपने खुद के पर्पस के लिए सबसे पहली बार
शुरू से अंत तक, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। इस डाटा को अपन कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ओरिजिन सोर्स से, ठीक है। अब प्राइमरी जो डाटा होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है, ठीक है, और वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से क्या होता है? कलेक्ट होता है। इसीलिए उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, चलिए प्राइमरी डाटा को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो बुक का एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मान के चलिए आप इंटरेस्टेड हैं ये पता करने में कि सोशल इकोनॉमिक स्टेट या कंडीशन क्या है आपकी क्लास के स्टूडेंट की, जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास 11th की, जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई थी या 60 से अबव 70 से अबव परसेंटेज आए थे क्लास 10th में। तो आप उनकी रिकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट करोगे वो किस हिसाब से करोगे? यू कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉकेट अलाउंस, मतलब उनको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, उनकी फैमिली की क्या इनकम है, उन लोगों के घर पे एजुकेशन का क्या स्टेटस है, देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके घर पे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन आप जब कलेक्ट करोगे अपने फ्रेंड से, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी इंफॉर्मेशन, और उसी को मैं नाम दूंगा किसका? प्राइमरी डाटा का। क्योंकि वो डाटा है ना, हैपन टू बी द फर्स्ट पर्सन टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हो जो उस डाटा को उस पर्सन से कलेक्ट कर रहे हो, और वो जो पर्सन है वो क्या है? प्राइमरी सोर्स है उस डाटा का, ठीक है। तो एग्जाम्पल था किसका? प्राइमरी डाटा का। ओके, करते हैं सेकेंडरी डाटा की। तो सेकेंडरी डाटा are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than answering the question in your head। देखिए, तो सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है? वो डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है जिस डाटा का, जो जिसे कोई और कलेक्ट कर चुका है अपने खुद के पर्पस से, ठीक है, और जो आपका पर्पस है आपके दिमाग में वो अलग है डाटा कलेक्ट करने का, ठीक है। तो उसका सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या हुआ? वो डाटा जो किसी और ने पहले से अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ है आपके पर्पस से अलग। तो डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना। दूसरे पर्सन ने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं, इसीलिए इसको सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। जैसे कि डाटा रिलेटेड टू द इंडियन रेलवे which are annually published by रेलवे बोर्ड, है ना, would be the secondary data for any researcher। अब किसी व्यक्ति को रेलवे के बारे में रिसर्च करनी है तो वो डाटा अगर कहाँ से लेता है? रेलवे बोर्ड ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसी डाटा को वो यूज़ करता है उस रिसर्च के लिए, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे, सीधी सी बात है। या फिर बहुत सारी चीज़ों का डाटा पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में, उस डाटा को मैं कलेक्ट करके कुछ एनालाइजेशन करता हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए सेकेंडरी सोर्स हुआ डाटा का, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या कहलाता है? सेकेंड हैंड डाटा। ओके, और देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में। सबसे पहले ओरिजिनलिटी का डिफरेंस है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है क्योंकि आप उसको अपने पर्पस के लिए खुद कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी जो डाटा होता है वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस होता है, तो वो ओरिजिनल डाटा नहीं होता, वो सेकेंड हैंड डाटा होता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने किसी डाटा को कलेक्ट किया तो वो अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ करेगा, कुछ उसके पहले से ही उद्देश्य होंगे उस डाटा को कलेक्ट करने के। जब सेकेंडरी डाटा हमें मिलता है तो वो डाटा ऑलरेडी किसी और पर्पस से कलेक्टेड होता है, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा किसी ऑलरेडी पर्पस से कलेक्ट करते हैं हम लोग, और जब मुझे यूज़ करना है सेकेंडरी डाटा तो मैं किसी और का डाटा यूज़ करूँगा जो किसी ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये है यहाँ पर डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। ओके, अब हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टलियर होता है क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा समय चाहिए, मनी चाहिए और एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं सेकेंडरी डाटा के कंपैरिजन में। क्योंकि जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं पहली बार उसके ओरिजिन से, तो हमें किसी व्यक्ति को अपने साथ हायर करना होता है, डाटा कलेक्ट करने में हमें टाइम भी लगता है, ठीक है, और मनी भी हमारी खर्च होती है। लेकिन बात करें सेकेंडरी डाटा की
तो सेकेंडरी डाटा हम किसी से पब्लिश डाटा भी, कहीं से मैं न्यूज़पेपर से पब्लिश डाटा को भी लेके यूज़ कर सकता हूँ या अनपब्लिश डाटा को भी लेके यूज़ कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो सेकेंडरी डाटा है वो लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ एक्सपेंसेस नहीं करने होते, कुछ खर्च नहीं करना होता उस डाटा के लिए। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा जो है वो चीप है, ठीक है, सस्ता है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट मी टेल यू हाउ द डाटा इज़ कलेक्टेड। डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। सम स्टैटिकल मेथड, स्टैटिकल मेथड कौन से हम यूज़ करेंगे और कौन कौन से मोड यूज़ करेंगे हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू में 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास 3 तरीके होते हैं डाटा कलेक्ट करने के। पहला, पर्सनल इंटरव्यू लूँ किसी व्यक्ति का। दूसरा, उस व्यक्ति के लिए कुछ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चनरीज बना दी जाए, कुछ शेड्यूल बना दिया जाए। तीसरा, टेलीफोन पे मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ उस व्यक्ति का। तो 3 तरीके हैं मेरे यहाँ पर। तो पहले बात करेंगे प्राइमरी इंटरव्यू। तो प्राइमरी इंटरव्यू में हम पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन की जाए। तीसरा है आपका किसी लोकल सोर्स से उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चनरीज के बारे में। हमें जिस व्यक्ति का सर्वे करना है, हम उसको क्वेश्चन बना के, हमारे जो भी क्वेश्चन हमें उससे पूछने हैं उससे हम मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और वो जवाब देगा हमें ईमेल का रिप्लाई करके। ठीक है ना। दूसरा तरीका है इम्यूनेटर वाला, कि किसी ऐसे पर्सन को जो उसको जानता हो उससे हम क्वेश्चनरीज बना के भेजें और वो हमें जवाब दे। और तीसरा, हम डायरेक्ट उससे टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं और डाटा अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम अपने पहले मेथड की, जिसका नाम है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू का पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें डाटा हम पर्सन से कलेक्ट करते हैं, आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, जो किस फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। तो यानी कि एक इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में, इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ जिस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड हाउएवर रिक्वायर द इन्वेस्टिगेटर शुड बी diligent, efficient एंड impartial एंड टॉलरेंट। यानी कि यहाँ पर ये मतलब है कि जो व्यक्ति डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है, वो क्वेश्चन उस व्यक्ति के स्किल्स पर डिपेंड करता है कि डाटा कितना एक्यूरेट हम कलेक्ट करेंगे। उसकी एफिशिएंसी पे, उसकी इम्पार्शलनेस पे, उसके टॉलरेंट पे हम डाटा इसका देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये डाटा कितना सूटेबल होता है हमारे लिए। ठीक, बात करते हैं इस डाटा की सूटेबिलिटी की वजह से, मेथड की सूटेबिलिटी के बारे में। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड नॉट वेरी लार्ज। जब हमें जहाँ इन्वेस्टिगेशन करना हो, हमारी इन्वेस्टिगेशन की फील्ड अगर लिमिटेड हो, जैसे कि मुझे डाटा कलेक्ट करना है 10 फैमिली का, तो यहाँ पे जो 10 फैमिली का डाटा करना है, तो 10 फैमिली एक छोटी फील्ड है, एक लिमिटेड फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड नहीं है, तो मैं डाटा खुद जाके कलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा है अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा रिक्वायर्ड। जब मुझे ओरिजिनल डाटा की रिक्वायरमेंट होगी तब ये मेथड मैं यूज़ कर सकता हूँ। जब मुझे इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति की सीक्रेट रखनी है तब ये इंफॉर्मेशन तब ये तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करूँ और उसको सीक्रेट अपने पास रखूँ। जब मुझे हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता हो डाटा की, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट रिक्वायर्ड। जब जिस व्यक्ति से मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ जो ओरिजिन है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं रेस्पोंडेंट। तो जब मुझे डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट रेस्पोंडेंट से आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो, तब मैं इस प्रकार के डाटा को यूज़ करता हूँ, इस मेथड को यूज़ करता हूँ डाटा कलेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बात करेंगे मेरिट की। मेरिट का मतलब क्या एडवांटेज है इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करने के लिए। डाटा ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी इसलिए होती है कि हम उस पर निर्भर कर सकते हैं क्योंकि हमने वो डाटा खुद कलेक्ट किया है। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, रिलेटेड संबंधित इन्फॉर्मेशन, वो भी हमने कलेक्ट की है ना। यूनिफॉर्मली कलेक्ट किया, मतलब हमने उसको लगातार कलेक्ट किया है, मतलब बिना समय व्यर्थ किए। हम डायरेक्टली कंपैरिजन भी कर सकते हैं, है ना।
तो अगला है यहाँ पे इलास्टिक डाटा। इलास्टिक का अगर मैं चाहूँ तो उससे सेट ऑफ क्वेश्चन को उसी समय चेंज भी कर सकता हूँ क्वेश्चन पूछते समय, तो इसमें मैं एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डाटा है वो चेंज भी हो सकता है अगर मैं चाहूँ लास्ट टाइम तक, तो क्वेश्चन अपने फ्रेम ऑफ क्वेश्चन चेंज भी कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन के। तो ये सारा फ़ायदा है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। ओके, तो इसकी डिसएडवांटेज जब हम देख लेते हैं, ये ज़्यादा बड़े एरिया का डाटा मैं कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, डिफ़िकल्टी टू कवर द वाइड एरिया। पर्सनल बाइस का मतलब ये है कि मैं अपना जो पर्सनल यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो मैं कलेक्ट करूँगा, तो उसमें मैं अपना पर्सनल जजमेंट ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो पर्सनल बाइस यहाँ पर हो सकता है। ये जो मेथड है ये पर्सनल बाइस से इन्वेस्टिगेटर के इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना जजमेंट उसमें ऐड कर दे उसके आंसर्स में, तो यहाँ पे ये मेथड जो है हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। डाटा हम कलेक्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये मेथड बहुत कॉस्टली है, ठीक है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ज़्यादा टाइम इसमें खर्च होता है। अगला है लिमिटेड कवरेज। इस मेथड के हिसाब से हमारा जो एरिया है वो हम ज़्यादा बड़ा एरिया सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पर्सनली किसी से डाटा कलेक्ट करते हैं तो टाइम और पैसा बहुत खर्च होता है। तो इसमें हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हम ले सकते कलेक्ट करने के लिए डाटा, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन्स हैं, जो नतीजे हैं, वो गलत भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला तरीका है डाटा कलेक्ट करने का, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन की जाती है किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है। जैसे मुझे मान के चलिए किसी पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन खुद क्या कहते हैं उस व्यक्ति से कलेक्ट ना करूं, मैं किसी और व्यक्ति से कलेक्ट करूं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या किसी दूसरे सोर्स से मैं यहाँ पर ओरल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करूँ, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, द अदर पर्सन इज़ नोन एज विटनेस। देखिए, तो हम यहाँ पर जब विटनेस से डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट डाटा हम कलेक्ट नहीं करते, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उस डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, जिस दूसरे व्यक्ति को उसके उस इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होती है, तो हम विटनेस से जब डाटा कलेक्ट करते हैं, दूसरे पर्सन से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इस मेथड में डाटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर में बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर रैदर देन द वर्कर। अब देखिए, जैसे कि मैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता करना चाहूँ, तो मैं उस एम्प्लॉय से, तो वहाँ के काम करने वाले लोगों से ना पता करके मैं उनके मालिक से पता करूँ, यानी एम्प्लॉयर से पता करूँ, तो उसको मैं कहूँगा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओके, यहाँ पर बात करेंगे कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कितनी सूटेबल होती है। जो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम रिलेटिवली ज़्यादा बड़ा एरिया की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्ट जब कांटेक्ट कर सकें रिस्पोंडेंट से, तब हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। द कंसर्न रिस्पोंडेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। देखिए, जब कोई पर्सन है जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो हमें इग्नोर कर रहा हो, या इलिटरेसी की वजह से, इलिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा ना हुआ, अनएजुकेटेड व्यक्ति, तो हम उससे इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो और कोई एक्सपर्ट ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, तो ये जो मेथड है ये गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कमेटी यूज़ करती हैं कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, ठीक है। प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से हमें फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, या क्या क्या मेरिट हैं। सबसे पहला तो वाइड कवरेज होता है, मतलब ज़्यादा बड़े एरिया का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कंसर्न कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन हो सकता है। ज़्यादा खर्चीला नहीं है ये, ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये। एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें क्या है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के एक्सपर्ट ओपिनियन के पर रिलायबल कर सकते हैं। तीसरा है ये फ्री फ्रॉम बायस, इसमें किसी व्यक्ति के पर्सनल जजमेंट नहीं जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पर ये है कि ये जो तरीका है डाटा कलेक्शन का बहुत सिंपल अप्रोच है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से डाटा कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है
डिसएडवांटेज यानी डिमेरिट, ये डाटा कभी भी लेस एक्यूरेट हो सकता है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली जिस पर्सन के बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसे डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन से। ये डाटा बाइस्ड हो सकता है। बाइस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कोई भी व्यक्ति इसमें अपने पर्सनल जजमेंट ऐड कर सकता है जिस व्यक्ति से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली इस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, अगला है इसमें डाउटफुल कंक्लूजन। इसके जो रिजल्ट हमें निकल के आएंगे, वो जो कंक्लूजन्स होंगे, जो परिणाम होंगे, वो डाउटफुल हो सकते हैं। ठीक है ना, उन पे हमें डाउट हो सकता है क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की से इंफॉर्मेशन, विटनेस से इंफॉर्मेशन उसके बारे में ली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के डाटा पे ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो में हम यही टॉपिक्स को देखने वाले हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग topics of this chapter, and if you have any problem you can just mention in your problem in the comment box, and hope you like this video. If you like this video, just press the like button and comment down below. So I see you in next topic. Thank you for watching this video.